नमस्कार जी। बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। बिहार की राजनीति में कुछ विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिनकी पहचान सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक ताकत और प्रतिष्ठा के प्रतीक के तौर पर होती है। उन्हीं में से एक है पटना की सबसे चर्चित और वीआईपी सीट बांकीपुर विधानसभा। जी आपको बता दें कि पिछले लगभग 3 दशकों से यह सीट भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा मजबूत गढ़ रहा है जिसे ना लालू यादव का चर्चित एमवाई समीकरण यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण भेद पाया, ना महागठबंधन की रणनीति से डिगा सकी और ना ही बिहार की बदलती राजनीतिक परिस्थितियां इस सीट का समीकरण बदल सकी। लेकिन अब साल 2026 में हालात कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं। बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद से बांकीपुर विधानसभा सीट जो है वो खाली हो गई है। अब इस सीट पर उपचुनाव होना है, तारीखों की घोषणा हो गई है। पहली नजर में यह सिर्फ एक विधानसभा सीट का उपचुनाव लग सकता है, लेकिन अगर बिहार की राजनीति को करीब से समझेंगे तो यह चुनाव उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। यह चुनाव सिर्फ विधायक चुनने का नहीं बल्कि बिहार की राजनीति का मूड जानने का चुनाव भी बन चुका है। बता दें कि इस चुनाव की सबसे बड़ी वजह है प्रशांत किशोर की इस चुनाव में एंट्री। वहीं प्रशांत किशोर जिन्हें देश के सबसे सफल चुनावी रणनीतिकारों में से गिना जाता है, जिनकी रणनीतियों ने कई राज्यों में सरकारें बनवाई और कई दिग्गज नेताओं की चुनावी किस्मत बदली, लेकिन इस बार पहली बार वे खुद जनता के बीच वोट मांगते नजर आएंगे। जी हाँ, यही सबसे बड़ी वजह है कि अब यह मुकाबला केवल बीजेपी बनाम जनसुराज नहीं रह गया है बल्कि इसे पुराने राजनीतिक मॉडल और नई राजनीति के बीच की लड़ाई के तौर पर भी देखा जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर बांकीपुर सीट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। इसका जवाब छिपा है इसके इतिहास में। बता दें कि साल 2008 में परिसमन के बाद बांकीपुर विधानसभा का गठन हुआ। इससे पहले यह इलाका पटना पश्चिम विधानसभा का हिस्सा था, लेकिन चाहे नाम बदला हो या सीमाएं, यहाँ की राजनीतिक तस्वीर लगभग वैसी ही रही। इस सीट पर लंबे समय से बीजेपी का दबदबा कायम है। अगर पिछले चुनावी इतिहास पर एक नज़र डालेंगे तो 1995 से लेकर 2006 तक बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा लगातार इस सीट से चुनाव जीतते रहे हैं। वे सिर्फ विधायक नहीं थे बल्कि इस इलाके में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा भी माने जाते थे। लेकिन 2006 में उनके अचानक निधन के बाद यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या बीजेपी अब इस सीट पर अपना प्रभाव बनाए रख पाएगी। इसी दौरान राजनीतिक में एंट्री हुई उनके बेटे नितिन नवीन जी की। 2006 के उपचुनाव में जनता ने नितिन नवीन पर भरोसा जताया और उन्हें जीत दिलाई। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2010, 2015, 2020 और फिर 2025 लगातार 4 विधानसभा चुनाव जीतकर नितिन नवीन ने यह साबित कर दिया कि बांकीपुर सिर्फ बीजेपी की सीट ही नहीं बल्कि बीजेपी का सबसे मजबूत किला बन चुकी है। अगर पिछले यानी कि 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। बीजेपी उम्मीदवार नितिन नवीन ने आरजेडी के उम्मीदवार को 51,000 से भी ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से हराया था। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज जो थी वो तीसरे स्थान पर रही थी और उसे करीब 3.4% वोट शेयर ही मिल पाया था। अगर आप इन आंकड़ों को देखेंगे तो कह देंगे कि बांकीपुर में बीजेपी को हराना लगभग नामुमकिन है। लेकिन राजनीति की सबसे दिलचस्प बात यही होती है कि हर चुनाव नई परिस्थितियां लेकर आता है और ऐसी ही कुछ परिस्थितियां इस चुनाव में भी देखने को मिल सकती हैं। 2025 का चुनाव अलग था और 2026 का चुनाव जो है वो बिल्कुल अलग है। पहली बार बीजेपी के सामने नितिन नवीन जैसा स्थापित चेहरा नहीं होगा। पहली बार विपक्ष के सामने सिर्फ आरजेडी नहीं बल्कि खुद प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में होंगे और पहली बार इस सीट का चुनाव पूरे बिहार में राजनीतिक संदेश देने वाला चुनाव बन गया है। यही कारण है कि जेडीयू लगातार दावा कर रही है कि एनडीए रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एनडीए इस चुनाव को जितना आसान बता रही है, जमीन पर मुकाबला जो है उतना आसान दिख नहीं रहा। अब आइए समझते हैं कि इस सीट का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है। देखिए, हर चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर कास्ट इक्वेशन होता है और इसमें भी यही है। बिहार की राजनीति में जाति का प्रभाव किसी से छिपा नहीं है। सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, गठबंधन बदलते हैं, लेकिन जातीय समीकरण हमेशा चुनावी गणित का सबसे अहम हिस्सा बने रहते हैं।
हालांकि बांकीपुर की खास बात यह है कि यह पूरी तरह शहरी विधानसभा क्षेत्र है, यानी यहाँ का वोटिंग पैटर्न जो है वो ग्रामीण बिहार से काफ़ी अलग माना जाता है। यहाँ सबसे प्रभावशाली समुदाय कायस्थ है, जिनकी संख्या लगभग 65 से 70 हजार मानी जाती है। वर्षों से यह समुदाय बीजेपी का सबसे मजबूत समर्थक रहा है। इसके बाद करीब 50 से 55 हजार वैसे मतदाता है, जिनका झुकाव भी परंपरागत रूप से बीजेपी की ओर रहा है। यानी सिर्फ इन दो वर्गों को जोड़ दे तो बीजेपी के पास एक बेहद मजबूत सामाजिक आधार तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम और यादव यानी कि एमवाई वोटरों की संख्या करीब 45 से 50 हजार मानी जाती है, जो आमतौर पर आरजेडी और महागठबंधन के साथ रहते हैं। इसके अलावा करीब 30 हजार दलित और महादलित मतदाता हैं, जिनका वोट अलग अलग चुनावों में अलग अलग दलों के बीच बंटता रहा है। वहीं भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण जैसे सवर्ण समुदायों की संख्या करीब 35 हजार है, जिनका झुकाव भी मुख्य रूप से एनडीए की ओर माना जाता है। यही वजह है कि वर्षों से बांकीपुर में बीजेपी का सामाजिक समीकरण लगभग अजेय बना हुआ है। लेकिन इस बार सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशांत किशोर इस मजबूत वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे? क्या पढ़े लिखे शहरी और मध्यम वर्ग के मतदाता इस बार जातीय पहचान से ऊपर उठकर किसी नए राजनीतिक विकल्प को मौका देंगे, या फिर बांकीपुर एक बार फिर से यह साबित करेगा कि यहाँ की राजनीति आज भी पुराने समीकरणों पर ही चलती है? तो देखिए, ऐसे में देखने वाली बात है कि किस तरह की स्थितियां बनती है और यहीं से इस चुनाव की असली कहानी भी शुरू होती है, क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ वोटों का नहीं बल्कि दो अलग अलग राजनीतिक सोच का है। एक तरफ एनडीए है, जिसके पास मजबूत संगठन, वर्षों पुराना कैडर और स्थायी वोट बैंक है। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर हैं, जो खुद को बिहार की राजनीति का नया विकल्प बताकर जनता के बीच पहुंचे हुए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर एनडीए की बेचैनी की चर्चा इतनी क्यों हो रही है? पहली वजह यह है कि प्रशांत किशोर की व्यक्तिगत छवि। आम नेताओं की तरह उन्होंने अपनी राजनीति किसी जाति या परिवार के नाम पर शुरू नहीं की। उनकी पहचान एक चुनावी रणनीतिकार की ही रही है। उन्होंने कई राज्यों में चुनावी रणनीति तैयार की और अब वही अनुभव लेकर सीधे चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। ऐसे में उनकी उम्मीद सिर्फ पारंपरिक वोट बैंक पर नहीं बल्कि उन मतदाताओं पर भी है जो बदलाव की राजनीति की बात करते हैं। वहीं दूसरी वजह है बांकीपुर का शहरी चरित्र, यानी कि यह विधानसभा क्षेत्र गांवों की तरह पूरी तरह जातीय आधार पर मतदान नहीं करता है। यहाँ बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और मध्यम वर्ग के परिवार रहते हैं। शिक्षा, रोजगार, ट्रैफिक, बुनियादी सुविधाएं और बेहतर प्रशासन जैसे मुद्दे यहाँ चुनावी चर्चा का हिस्सा बनते हैं। यही कारण है कि प्रशांत किशोर लगातार विकास, शिक्षा और रोजगार की राजनीति को अपना मुख्य मुद्दा बताते आ रहे हैं। तीसरी वजह है कि जनस्वराज के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली थी। ऐसे में अगर बांकीपुर जैसे हाई प्रोफाइल चुनाव में भी पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती तो विपक्ष लगातार यह सवाल उठाएगा कि क्या जनस्वराज सिर्फ एक विचार है या वास्तव में एक मजबूत राजनीतिक विकल्प भी बन सकती है। इसलिए माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत और पूरा संगठन झोंक देंगे। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि बीजेपी कमजोर स्थिति में है। सच्चाई यह है कि आज भी बांकीपुर में बीजेपी का संगठन सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता है। वर्षों से काम कर रहे कार्यकर्ता, बूथ स्तर तक तैयार नेटवर्क और पारंपरिक समर्थक इस चुनाव में भी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे। इसलिए जेडीयू के नेता लगातार बड़े अंतर से जीत का दावा भी कर रहे हैं। उनका मानना है कि 2025 में 51,000 से ज़्यादा वोटों की जो बढ़त मिली थी उसे कोई भी दल इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकता। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उपचुनाव और आम चुनावों में काफ़ी अंतर होता है। उपचुनाव में मतदान प्रतिशत कम रहता है, स्थानीय मुद्दे ज़्यादा प्रभावी होते हैं और उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि भी काफ़ी निर्णायक बन जाती है। यही वजह है कि कई बार मजबूत मानी जाने वाली सीटों पर भी उपचुनाव में चौंकाने वाले नतीजे सामने आ जाते हैं। इसी बीच एक और पहलू जो है वो चर्चा में है कि उम्मीदवार का चयन। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद बीजेपी किस चेहरे पर दांव लगाएगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। अगर पार्टी एक ऐसा उम्मीदवार उतारती है जिसे स्थानीय कार्यकर्ताओं का पूरा समर्थन नहीं मिलता तो इसका असर चुनाव पर पड़ सकता है, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी अगर देखने को मिलेगी तो इसका असर पड़ सकता है। हालांकि फिलहाल एनडीए इस तरह की किसी भी संभावना से इनकार कर रही है।
वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव की नई पार्टी की सक्रियता भी मुकाबले को थोड़ा दिलचस्प बना सकती है। भले ही उनकी पार्टी जीत की दौड़ में दिखाई ना दे, लेकिन अगर कुछ हजार वोट भी इधर से उधर होते हैं तो उसका असर जो है वो अंतिम परिणाम पर देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर के उस बयान की जिसने इस चुनाव को और ज्यादा चर्चित बना दिया है। दरअसल उन्होंने कहा कि यह सिर्फ बांकीपुर का उपचुनाव नहीं है, बल्कि 2 महीने पुरानी एनडीए सरकार पर जनता का जनमत संग्रह है। उनका कहना है कि अगर एनडीए जीतती है तो इसका मतलब जनता सरकार के साथ है, लेकिन अगर जन सुराज जीतती है तो यह बिहार की राजनीति में बदलाव का स्पष्ट संकेत होगा। हालांकि दूसरी तरफ एनडीए इसे पूरी तरह खारिज करती है। बीजेपी और जेडीयू नेताओं का कहना है कि बांकीपुर वर्षों से उनका गढ़ रहा है और इस बार भी जनता विकास और संगठन पर भरोसा जताएगी। यानी कि दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा करते जा रहे हैं, लेकिन फैसला आखिरकार जनता के हाथों में ही है। अगर पूरे चुनाव पर आप निष्पक्ष तरीके से नज़र डालेंगे या विश्लेषण करेंगे तो तस्वीर कुछ इस तरह से दिखाई देती है कि एनडीए की सबसे बड़ी ताकत है उसका मजबूत संगठन, वर्षों से बना हुआ भरोसा, स्थानीय वोट बैंक और इस क्षेत्र में बीजेपी की लंबी राजनीतिक पकड़। वहीं प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी ताकत उनकी व्यक्तिगत छवि, बदलाव की राजनीति का संकेत और शहरी पढ़े लिखे मतदाताओं के बीच उनकी स्वीकार्यता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या यह स्वीकार्यता वोट में बदल पाएगी, क्योंकि चुनाव केवल भीड़, सोशल मीडिया या चर्चाओं से नहीं जीते जाते। जीत उसी की होती है जो मतदान वाले दिन अपने समर्थकों को बूथ तक लेकर आते हैं। यही वजह है कि अब चुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि बिहार की आने वाली राजनीति का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। अगर एनडीए बड़ी जीत दर्ज करती है तो इसका मनोबल विधानसभा चुनाव से पहले और भी मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर प्रशांत किशोर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करते हैं या कोई बड़ा उलटफेर कर देते हैं तो बिहार की राजनीति में एक नए विकल्प की चर्चा और तेज हो जाएगी। अब निगाहें 30 जुलाई को होने वाले मतदान और 3 अगस्त को आने वाले नतीजों पर टिकी है। तभी तय होगा कि क्या बांकीपुर एक बार फिर से बीजेपी का अभेद किला साबित होगा या फिर से यहीं से बिहार की राजनीति का एक नया दौर शुरू हो जाएगा और नए विकल्प की शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल इस चुनाव को लेकर इतना तो साफ है कि लड़ाई अब सिर्फ सीट जीतने की नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति का दिशा तय करने का है और बिहार की राजनीति में अगला नैरेटिव क्या होगा इसे सेट करने की है।